जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के एक नए टॉपिक तुगलक वंश पर चर्चा करेंगे। तुगलक वंश का जो संबंध है वो दिल्ली सल्तनत से है और ये दिल्ली सल्तनत की क्लास 3 है। चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश का जो समय पीरियड रहा है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। तुगलक कोई जाति न होकर सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था, इसलिए इतिहासकारों ने सुविधा के लिए इसे तुगलक वंश का नाम दिया। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की कराना शाखे से थे। कराना तुर्क एवं मंगोल की मिश्रित जनजाति थी। अब बात करते हैं कि भाई तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो है इसका वास्तविक संस्थापक था, यानी कि गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और अलाउद्दीन के समय वह क्या था, दीपालपुर का गवर्नर था। कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। लेकिन जब ग्यासुद्दीन तुगलक अपने जो है दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसने देखा कि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं विद्यमान भी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि और देखा तो प्रांतों में विद्रोह भी हो रहे थे। तो क्या किया इसने, तेलंगाना के जो राजा था प्रताप रुद्रदेव उससे मिलना चाहा, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। इस बात से थोड़ा सा रुष्ट हुआ, लेकिन सुल्तान ने क्या किया, अपने पुत्र जोना खां को वारंगल की ओर भेज दिया। अब क्या किया कि तेलंगाना के बाद जाजनगर उड़ीसा में सैनिक अभियान भेज दिया। 1324 ईस्वी में उल्गू खां के जोना खां की विजय हुई, जीत गया वो। तो अब इसके बारे में बताया कि जोना खां को दुनिया का खान भी कहा जाता है, कि समसुंदरी के अभिलेखों में यह कहा गया है कि जोना खां दुनिया का खान कहा गया है जोना खां को। और भारत में जितनी भी नहर खुदवाई हैं उनका नहर खुदवाने का श्रेय भी जो था किसको जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक को। ये पहला शासक था। तो अमीर खुसरो उसका राजकवि था। लकड़ी के भवन से गिरने के कारण क्या हुई, इसकी मृत्यु हुई थी। और 1325 ईस्वी में इसकी जब मृत्यु हुई तो कहां हुई थी, अफगानपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। और तुगलकाबाद जो दिल्ली के समीप थे उसे वहां पर दफनाया गया था। बात करते हैं और थोड़ी सी ग्यासुद्दीन तुगलक पर। 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ग्यासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। यह गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नाम से नया किला बनवाया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति तुगलकनामा में ग्यासुद्दीन तुगलक के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका जो है किसके दरबार का राजकवि था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक का था। अब ग्यासुद्दीन तुगलक के जो है बारे में जो जानकारी, इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है, तुगलकनामा में। तो यहाँ से कई तरह से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मंगोलों को पराजित करने के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। ये प्रथम सुल्तान कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बरनी में रस में मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। इसके समय डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दक्षिण भारत पर इसने क्या अपने छोटे छोटे अभियान किए, बड़े अभियान भी चलाए, जिसके कारण उनके सभी राजाओं को हराकर क्या क्या अपने अधीन कर लिया था। ओलिया ने ग्यासुद्दीन के बारे में कहा था कि हुनुस दिल्ली दुरस्त, कि अभी दिल्ली दूर है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, 1125 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना था। और उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जिसका अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी, बदनसीब, आदर्शवादी, इस कई जो चीजें हैं इसके नाम से लिखी गई हैं। तो बरनी के अनुसार सारा जो साम्राज्य 12 मुख्य भागों में बटा हुआ था। इसका पूरा साम्राज्य 30 प्रांतों में बटा था, लेकिन बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं को उल्लेख करता है, लेकिन वह इसे क्रम में प्रस्तुत नहीं करता, क्रमानुसार नहीं लगाता इसे। लेकिन फिर भी मैं थोड़े से उन पर प्रकाश डाल देता हूँ। 5 कौन सी थी वे, कि दुआब में कर वृद्धि, देवगिरी देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बना दिया जिसने, सांकेतिक मुद्रा जारी की, खुरासान पर आक्रमण किया, कारिश का अभियान चला, इस तरह के बहुत सारे इसने काम किए। ठीक है, अब इसके बाद भी और भी किए, इस पर हम बात करते हैं। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक
1324 से 1351 ईस्वी का समय पीरियड रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने अपने चरम के साथ साथ विघटन की शुरुआत भी की देखी। इसने मंगोलों को हराया था। इसके शासनकाल में योग्यता के आधार पर अधिकारी नियुक्त किए गए, उदारतापूर्ण धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई गई। इब्न बतूता यानी कि मोरक्को का निवासी मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, जिसे मोहम्मद तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो साक्षर था, पढ़ा लिखा था और जिसने धार्मिक तथा दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की। यह एक अच्छा कवि एवं संगीत प्रेमी था। इनके संगीत से बहुत प्यार करता था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके विचार निर्णय अपने समय से आगे थे, इसलिए वह एक शासक रूप में सफल नहीं हो सका। मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद के किले और जहांपनाह नगर का निर्माण कराया था। इसके शासन के दौरान दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य का उदय हुआ, विजयनगर, बहमनी और मदुरै। ये इसने 3 राज्य बनवाए थे, इनका उदय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की इसने क्या क्या प्रयोग किए? दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तित की 1327 ईस्वी में। 2 साल बाद ही पानी की कमी के कारण राजधानी को पुनः परिवर्तित दौलताबाद से दिल्ली करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया यानी कि 1329 ईस्वी में चांदी की टका मुद्रा के बराबर मूल्य का कांसे का सिक्का चलाया इसने। उसने तांबे की मुद्रा प्रणाली भी चलाई, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। उसने चीनी घुसपैठ की आशंका के विरोध में खुरासान अभियान 1332 ईस्वी चलाया, जो असफल रहा था। कराची अभियान 1334 ईस्वी। चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कुमायूं पहाड़ियों का अभियान किया गया था, यह भी असफल रहा। कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषकों को ऋण, तकावी ऋण सुविधा के उद्देश्य से एक नया कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह भी असफल रहा था। दिल्ली सुल्तानों में से यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में भाग लेता था। यानी कि अब तक जितने मुस्लिम सुल्तान हुए हैं उनमें से यह पहला सुल्तान था जो जितने भी हिंदू त्योहार होते थे, होली, दिवाली, इनमें सभी में ये क्या था, भाग लेता था, उसमें हिस्सा लेता था। क्योंकि उदारतापूर्ण था इसका एक नेचर भी था और धर्मनिरपेक्ष भी इसने नीति अपना रखी थी। तो 1351 ईस्वी में सिंध भट्टा के विरोध को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। जो थट्टा में विद्रोह हो रहा था, जो सिंध विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसको दबाने के लिए गया था, वहां पर इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ईरान, ख्वारिज्म, चीन, इराक आदि के साथ राजदूतों का आदान प्रदान हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के कई असफल प्रयोगों के कारण उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया है। अब आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या कि भाई 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक, ये सुल्तान बन गया। उसने क्या किया, बंगाल का प्रथम अभियान 1353 से 54 ईस्वी में किया और बंगाल में जो अर्थव्यवस्था फैली थी उसका नेतृत्व हाजी इलियास के हाथों में था। इसने दूसरा अभियान कब चलाया, 1359 से 60 ईस्वी में किया, ये वह भी असफल रहा। इस प्रकार से कि बंगाल स्वतंत्र हो गया और इसी अभियान के दौरान उसने गोमती नदी के किनारे मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की भी स्थापना की। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जाज नगर पर इसने आक्रमण करके भानुदेव द्वितीय को हरा दिया था और वह जगन्नाथ मंदिर को भी लूट लिया था। कब, 1358 ईस्वी में। 1365 ईस्वी में इसने क्या किया, नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण किया, वहां के शासक को हराया। वह ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जो है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, उसको भी लूट लिया।
फिरोज के राज्यकाल के अंतिम चरण में गंभीर राजनीतिक तथा आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद तुगलक साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर कई राज्यों में बट गया था। जो फिरोज के सरकारी पदों की वंशानुगत बना दिया था, उसने सैनिकों के पद को वंशानुगत बनाकर सैनिकों की योग्यता की जांच करने के सरकारी अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। इस काल में क्या हुआ था कि कुछ नए नगर हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि बसाए गए थे। टोपरत एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली भी लाया गया था। इसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें भी खुदवाई थी। ठीक है। और जो सिंचाई कर के लिए था, हाब ए शर्ब नाम से कर दिया था, जो 1/10 लगाया जाता था। नए विभाग भी बनाए थे इसने, फिरोज तुगलक ने थे न, जो 10 नए विभाग थे। इसमें दीवाने खैरात दान विभाग था, ये दारुल ए सफा निःशुल्क अस्पताल विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, रोजगार विभाग और दीवाने खाना यानी कि कारखाना विभाग। राज्य के अधीन 36 कारखाने थे। ठीक है। इसी के काल में संगीत पर प्रसिद्ध पुस्तक गुनियातुल यानी कि गुनिया की रचना हुई थी और 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक में और थोड़ी सी, कि फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना, उलेमाओं को संतुष्टि करने का भरसक प्रयास किया था। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने केवल ऐसे क्षेत्रों पर अपना प्राधिकार जताने की नीति अपनाई जिन्हें केंद्रीय नियंत्रण में रखा जा सके। तेलुगु ब्राह्मण मलिक मकबूल खान ए जहां को वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसने सेना और अमीर के लिए वंशानुगत सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस प्रकार एकता प्रणाली को पुनर्जीवित करने के साथ साथ इसे वंशानुगत भी बनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर एक प्रभावशाली अमीर था जो कुछ समय तक वजीर भी रहा था। मलिक सरवर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मलिक उस सर्क पूर्व की सुल्तान की उपाधि इनके पूर्व की सुल्तान की उपाधि धारण की। मलिक सरवर ने जौनपुर पूर्व का सिराज से शासन किया। पद्मावत में रचयिता इनके जो पद्मावत के जो रचयिता हैं कुन मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता है। ये कहाँ रहते थे? जौनपुर में रहते थे। ठीक है। चलिए, उलेमा वर्ग की संतुष्टि करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित निर्णय लिए। मुस्लिम महिलाओं को मजारों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। उलेमाओं को अनेक रियायतें दी गई। जजिया को एक पृथक कर बनाया गया। गौरतलब है कि पहले जजिया कर भू राजस्व का ही भाग होता था। केवल बच्चों, महिलाओं और विकलांगों को इस कर से छूट प्राप्त थी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के चलाए, आधा जीतल के आधे मूल्य के बराबर और बिक जीतल के 1/4 मूल्य के बराबर। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 प्रसिद्ध नगर हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली स्थापित किए गए। उसने जौनपुर की स्थापना अपने भाई जोना खां की स्मृति में की थी। यह सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इजारेदारी को पुनः बढ़ावा दिया था। इसने बंगाल में 2 असफल अभियानों का नेतृत्व किया था। इस प्रकार बंगाल दिल्ली सल्तनत के निर्णय से स्वतंत्र हो गया था। इसने शाही फैक्ट्रियां इनके कारखाना खुलवाए थे जिसमें हजारों गुलाम काम करते थे। नेक्स्ट है कि इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के कर लगाए गए। खराज, भूमि कर, खुम्स युद्धों में की संपत्ति का 1/5वां हिस्सा, जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर और जकात 2.5% की दर से मुस्लिमों की संपत्ति पर लिया जाने वाला कर। इसने नहरों का निर्माण करवाया, जैसे एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास और दूसरी नहर यमुना नदी से सिरमूल के पास फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। नहरों में उलुंगु खानी और रजबाही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सर्ब सिंचाई कर नामक कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया एवं
एक दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता की जाती थी। फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश व सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। इसकी धार्मिक नीति धर्मांधता और सहिष्णुता की रही। फिरोज ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा और अपने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया। अब है नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 से ईस्वी से 1398 ईस्वी। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल के दौरान तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया था। जब तैमूर दिल्ली में दाखिल हुआ तो कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। वह 1399 ईस्वी में दिल्ली से चला गया था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया और कई स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा था, जैसे मालवा, गुजरात आदि। इसकी मृत्यु पर लोग व्यंग्यपूर्ण कहा करते थे कि शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तुगलक वंश 1412 ईस्वी में समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।